हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था अबाउट बोर्स मॉडल कि बोर्स मॉडल क्या होता है और कैसे हम बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट को यूज करके अलग अलग बोर्स ऑर्बिट की रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया रेडियस का अपने फॉर्मूला निकाला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम होता है। वेलोसिटी इज 2.188 इंटू जेड बाय एन इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकंड या फिर 10 टू द पावर 8 आप उसे सेंटीमीटर्स पर सेकंड लिख सकते हैं। फर्दर में सीखा था कि रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी आपकी जेड बाय एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे और स्टार्ट करने वाले हैं विद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। यानी किसी भी गिवन बोर ऑर्बिट के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसके फॉर्मूले क्या होंगे। तो आप देखें, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ। आप देखो कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट में घूम रहा होगा वही आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है तो बताओ इसके पास एक तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम हाफ mv² बोल सकते हैं ना। और दूसरा ये देखें, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इनके पास साथ में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेसिकली बोर्स मॉडल के हिसाब से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो दो तरह की एनर्जीज को पोजेस करता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है उसकी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूं तो बताओ वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो तरह की एनर्जीज के सम के बराबर होती है आपके इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। अब आप देखें, यहां से हम एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाने वाले हैं जो आपके काम में आएगा। चलिए पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, k q1 q2 अपॉन r। यहां पर आप चार्जेस को विथ साइन रखेंगे तो आप देखें k q1, ये जो हमारा न्यूक्लियस है इस पे चार्ज कितना है, z इंटू ई। q2 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका चार्ज हो गया माइनस ई। और अगर बोर ऑर्बिट की रेडियस है r तो देखें यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल रहा है विच इज माइनस kZe² अपॉन r। तो ये किसी भी गिवन बोर ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं कि तो बताओ के का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² होगा नहीं होगा, होगा ना। तो आप चलें बोर पोस्टुलेट के ऊपर। बोर ने हमको सिखाया कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है mv² बाय r, बताओ वो किसके इक्वल होता है, kZe² अपॉन r²। तो देखो r से r का स्क्वायर गया। अगर आप यहां से mv² की वैल्यू निकाल लो तो बताओ वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, kZe² बाय r के इक्वल बन जाएगी। इस वैल्यू को उठा के जैसे आप इस इक्वेशन में रखोगे तो देखो आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मिलेगा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल्स टू हाफ kZe² अपॉन r। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हम न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दोनों को ऐड कर दो तो आपको इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं टोटल एनर्जी E या TE बोल लो अभी तो, ठीक, तो किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ kZe² अपॉन r प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस
तो ये बन जाएगा -kZe²/r। दिख रहा है आपको? तो यहां से अगर आप घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो तो बताओ वो किसकी इक्वल बन जाएगी? -12 kZe²/r के। अब देखो, आपको ये वैल्यूज याद रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इन्हें कभी भी डिराइव कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो है रिलेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन मुझे दिख रहा है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके आगे माइनस साइन लगा दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। एंड टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखो तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो इन तीनों से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। यानी अगर आपको घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पता है तो उसके आगे माइनस साइन लगा के आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो और आप उसकी क्या कर सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये रिलेशन। किसी भी बोहर ऑर्बिट के अंदर ये रिलेशन हमेशा वैलिड है और ये आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, ये तो ये बात टोटल एनर्जी की। एक बार आप इसे कॉपी करें क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा फॉर्मूला आएगा जो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। चलिए अब देखें, ये रिलेशन आपने देख ही लिया है कि टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है। दूसरा आपने भी निकाल लिया कि टोटल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है वह है -12 kZe²/r। ठीक है, चलिए तो हमने ये देख लिया यहां पर कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट जो है En, ठीक, वो किसके इक्वल आई? -12 kZe²/r के। आगे ना, अब आप देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास रेडियस का एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, n²h²/4π² mkZe²। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैं जब भी बोलता हूं आप फोकस करो, मेरे साथ इसको रिपीट करें। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? n²h²/4π² mkZe²। इस वैल्यू को उठा के रखो यहां। जैसे आप इस वैल्यू को यहां रखोगे बताओ आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या मिलेगा? -12, ध्यान देना, kZe²/n²h² अपॉन ये टर्म आ जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा? 4π² mkZe² बना। तो देखो 2 से तो गया 2, तो अल्टीमेटली एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? -2kZ² इंटू e⁴ अपॉन क्या बनेगा बताओ? सॉरी, 2kZ² 2k² भी बनेगा, Z² बनेगा, e⁴ बनेगा, साथ में π² m आएगा अपॉन n² इंटू h²। तो देखो ये आपके पास फॉर्मूला आया ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन बोहर ऑर्बिट। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। हाँ, ये नहीं याद रखना, ये देख लिया, समझ में आया कैसे डिराइव किया? ठीक है, अब जिसको जाने दो, कहाँ जाने दो, इसको भाड़ में जाने दो। काम की चीज क्या है? ये दो चीजें यहां पर वेरिएबल है, बाकी सबके सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो जैसे ही आप यहां सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखोगे आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बहुत ही सिंपल सा और सुंदर सा फॉर्मूला मिलेगा, विच इज -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, ये आपके पास फॉर्मूला है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। किसी भी गिवन शेल की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ध्यान देना, ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। अब आप यहां से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। देखो अभी भी आपने रिलेशन सीखा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सबसे पहली चीज, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। अब कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है? बस इसको प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 13.6 इंटू
Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना। इसी तरह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। नहीं, ये गलती सब करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। भाई देखो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -27.2 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखें, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत काम में आने वाले हैं। आपको सिर्फ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। टोटल एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगाकर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो और उसका डबल करके आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं, एक चीज समझ में आ गई। चलिए दूसरी चीज आपको दिख रहा होगा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला गया -13.6 इंटू Z² बाय n²। तो जो एनर्जी है वो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को। तो अगर आप देखो कि n बढ़ रहा है, अगर n बढ़े तो ये वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकल वैल्यू तो डिक्रीज होगी, लेकिन सिंस नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन की वजह से एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे आप सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि as the value of n that is number of shell increases, the total energy of electron increases। ठीक, और इंक्रीज किसकी वजह से है, ड्यू टू नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अभी ऐसा करते हैं, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं जब हम अलग अलग शेल्स की क्या कर लेते हैं, एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने कॉपी कर लिया, जल्दी करो। चलिए अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये आपके बोर्स मॉडल के एनर्जीज वाले जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आपको याद रह जाएंगे, बट अब जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूं ये आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अभी हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे, वहां पर भी आपके काम में आएगा, और बोर्स मॉडल के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो देखें हमने क्या कर लिया है, हम ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। पहले बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं अभी आपके बहुत काम में आने वाला है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप देखो, यह फर्स्ट शेल। ठीक, फर्स्ट शेल की अगर आप एनर्जी निकालो तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, Z1 हो गया। अब n = 1 है तो बताओ फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होगी E1 वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक, तो देखो इस शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। अभी मैंने आपको लिखवा दिया कि अब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा शेल की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी इसका मतलब यह है कि जो n = 1 वाली एनर्जी है ये सबसे कम एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, सबसे कम। तो ये क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, n = 1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला स्टेट होता है, शेल होता है, उसे हम ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आप आगे बढ़ो, जब n = 2 पर आप जाओगे तो n = 2 यहां पे आप वैल्यू का रखोगे 4। तो जो आपका सेकंड शेल है उस सेकंड शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप आगे चलोगे, n = 3, n = 3 आपका कौन सा शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया। बताओ थर्ड शेल की जो एनर्जी होगी ये कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप और आगे चलो, जब आप चलोगे n = 4, n = 4 की जो एनर्जी होगी E4 वो हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम इसी तरह जब आप और ऊपर चलोगे n = 5 पर, n = 5 पर जो फिफ्थ शेल होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्या कर सकते हो, अलग अलग शेल्स की एनर्जीज को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप आगे बढ़ते जाओ, फिर n = 6 आएगा। इस तरह से ये वैल्यू
n इक्वल टू इनफाइनाइट तक चलती रहेगी और इनफाइनाइट पर जो एनर्जी होगी वो कितनी हो चुकी होगी, जीरो। तो देखो, जो मैं आपको समझा रहा था नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस, नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, जब आप फर्स्ट शेल पर हो तो आपके पास लोएस्ट एनर्जी है -13.6, जब आप इनफाइनाइट पर चले गए तो आपकी एनर्जी कितनी हो चुकी है, जीरो। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस था तो इनफाइनाइट पर जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नहीं है ना। तो अगर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो बताओ पोटेंशियल जीबी क्या होगी, इसकी जो एनर्जी होगी टोटल वो होगी जीरो। तो क्योंकि ना तो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, ना ही उसका न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जीरो। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाइंड होगा, बाइंड होने का मतलब इसके इन्फ्लुएंस में घूमेगा, चाहे वो फर्स्ट शेल में घूमे, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर प्रेजेंट है तो क्या न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, कर रहा है ना। तो यहां कोई इंटरेक्शन नहीं था, यहां इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता जाएगा एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, इसीलिए फर्स्ट शेल में एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसी स्टेट को हम लोग कौन सी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए एक चीज, अब आपको ये 5 वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सेकंड शेल की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85 और फिफ्थ शेल की एनर्जी कितनी होती है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो होती ही है और ये याद रखनी है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है गैप्स। गैप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट और सेकंड शेल का गैप देखो तो देखो ये गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट और थर्ड के बीच का गैप देखो तो ये गैप होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहीं अगर आप फर्स्ट और फोर्थ के बीच का गैप देखो तो ये गैप होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीन गैप्स तो आप ये याद रखें और एक गैप आप याद रखें 2 और 3 के बीच का, जो कि कितना होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको ये गैप आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक। बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ये गैप्स याद हैं, थोड़ी सी आपने मेहनत कर ली इसके ऊपर और मैं करवा भी दूंगा आपको याद, तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। जब दूसरे लोग डिफरेंस निकाल रहे होंगे आप अपने क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर चुके होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी हम क्वेश्चंस भी यूज करेंगे, वहां पर भी देखेंगे कैसे इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। बट स्टिल ये हुई बात हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए आपको एटलीस्ट ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूं, ताकि आप क्वेश्चन में और कैलकुलेशन में फास्ट हो सके। एक चीज। दूसरा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप था 10.2। देखो सेकंड और थर्ड के बीच का गैप हो गया 1.89। थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप और कम हो जाएगा, है ना, 0.85। 1.51 में से 0.85 हटाओ तो हो जाएगा 0.7। अगर मैंने किया तो 1.55, तो ये बन जाएगा 0.66। ये गैप आएगा 0.66। फिर ये गैप और कम हो जाएगा 0.29, नहीं 0.31, है ना। तो आप देख रहे हो कि पहले का गैप है 10.2, फिर 1.89, फिर 0.66, फिर 0.39, फिर और छोटा। तो जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में गैप्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, as number of shell increases the energy gap between successive levels decreases। ठीक। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो कोई भी हाइड्रोजन एटम हो या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम हो, दोनों के लिए ही ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो आप साइड में कहीं लिख दें क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं, मुझे आपको एक और चीज सिखानी है। लिख लिया?
अब देखें और ध्यान से, अब क्या है, हमें हमेशा तो हाइड्रोजन से डील नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी, लाइक हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना, बेरिलियम हो गया, तो उनके केस में क्या करेंगे। अब आप देखना, अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो सेम वैल्यूज को आप रेप्लिकेट कर सकते हो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और बता दूं, वो तो रह जाएगी वरना, ये थी ग्राउंड स्टेट, ठीक, इसको आप बोलते हो सेकेंड एनर्जी शेल, सेकेंड स्टेट, या फिर हम इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह इसको आप थर्ड शेल या फिर क्या बोल सकते हो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा फोर्थ शेल या फिर क्या बन जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास nth शेल है, nth शेल किसके इक्वल होगा, n-1 एक्साइटेड स्टेट के। तो अगर मेरी एक्साइटेड स्टेट है थर्ड, तो मतलब n की वैल्यू 4 होगी। अगर एक्साइटेड स्टेट है सिक्स्थ, तो n की वैल्यू क्या होगी, 7, है ना। तो इस तरह से हम एक्साइटेड स्टेट्स और आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, रेप्लिकेट करने वाले हैं फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर आपको ये सारी वैल्यूज याद हैं तो आप हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी उन वैल्यूज को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब करना क्या है, देखो n = 1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। बताओ एक हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो उसकी भी ग्राउंड स्टेट तो n = 1 ही होगी ना। तो देखो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी कहलाएगी, अब कुछ भी नहीं करना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, खत्म। n तो 1 हो गया, बस जेड स्क्वायर करते जाओ। तो देखो ये हो गई -13.6 जेड स्क्वायर। बताओ उसके सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होगी, वो हो जाएगी -3.4 जेड स्क्वायर। बताओ उसके थर्ड शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.51 इंटू जेड स्क्वायर। इसके फोर्थ शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.85 इंटू जेड स्क्वायर। इसके फिफ्थ शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -0.54 इंटू जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। इसी तरह गैप्स, ये गैप कितना हो जाएगा बताओ, 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। ये गैप कितना हो जाएगा, 12.09 जेड स्क्वायर। ये गैप कितना हो जाएगा, 12.75 इंटू जेड स्क्वायर। और बताओ ये गैप कितना हो जाएगा, 1.89 इंटू जेड स्क्वायर। देखो कितना आसान हो चुका है। अगर मैं आपसे कहूं, याद करो मैंने आपको बोर्स पोस्टुलेट में लिखवाया था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब, और जब वो हायर शेल से लोअर शेल आता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल आया, बताओ वो कितनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। तो ध्यान से देखना, फोर्थ से फर्स्ट का गैप कितना है, 12.75, तो इसने 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज की होगी। दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, hc/λ। तो hc के लिए रख दो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm, और आप यहां से लेमडा की वैल्यू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो ना। सेम इसी तरह अगर मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, बोलूं कि Li2+ आयन में, किसमें, Li2+ आयन में इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट शेल आया, बताओ वेवलेंथ एमिटेड क्या होगी। तो Li2+ के लिए 4 से 1 का गैप कितना हो जाएगा, 12.75 इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है। बस दिस शुड बी इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm/λ। अब आप यहां से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। आप मुझसे पूछो कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में भेजने के लिए He+ आयन में फर्स्ट शेल से थर्ड शेल भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हाँ वेरी गुड, 12.09 इंटू 4, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड शेल में चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये जो मैंने आपको स्केलिंग करवाई है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अभी भी काम में आएगी और ये हमारे स्पेक्ट्रम में बहुत काम में आती है। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उसके कई क्वेश्चंस में जब आपको एनर्जीज से डील करना होता है तब ये आपके बहुत ज़्यादा यूज में आती है। क्लियर है। चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर हम कुछ और बात करते हैं एनर्जीज के बारे में और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये एनर्जी लेवल्स की वैल्यू सीखने के बाद अब हम बढ़ते हैं कुछ ग्राफ्स के ऊपर जो भी आपको पता होने। देखो ग्राफ रटने के नहीं होते हैं, ग्राफ मैं आपको हमेशा बनाना सिखाता आया हूं, आगे भी सिखाता रहूंगा। ग्राफ्स को बनाने की कोशिश करें। हो सकता है अगर आप 11th क्लास में थोड़ी बहुत मैथ्स की वजह से आप इस चीज़ में लैक करते हो, लेकिन जब आप अपनी मैथ्स कंप्लीट कर लोगे, जब आप जेईई का एग्जाम देने जाओगे, तब तक आप इन ग्राफ्स में बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे, है ना। ध्यान दें, पहले बनाता हूँ
टोटल एनर्जी के ग्राफ्स, तो अब हेडिंग डालें ग्राफ्स यहां पर। उसमें जो हम सबसे पहला ग्राफ बना रहे हैं वो बना रहे हैं टोटल एनर्जी, बस टोटल एनर्जी के ग्राफ देखते हैं। तो बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन इज इक्वल्स टू बना -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो देखो अब टोटल एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक जेड पर और एक एन पर। जैसे हम पहले करते हैं, हमने रेडियस में किया, हमने वेलोसिटी में किया। जब हम z के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तब हम n को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, और जब हम n के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तब हम z को कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक। तो देखो पहला केस हम क्या बनाते हैं, पहला केस हम बनाते हैं कीपिंग z कांस्टेंट। चलो जी, अब मैंने अगर z कांस्टेंट कर दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये तो आ गई कांस्टेंट वैल्यू साथ में, और इनटू क्या बनेगा 1/n स्क्वायर। तो देखो आप दो तरह के ग्राफ बना सकते हो, एक का ग्राफ बना सकते हो बिटवीन एनर्जी और किसके बीच में, n स्क्वायर के बीच में। तो देखो वेरिएबल्स पे फोकस करें, इधर है एनर्जी, इधर है n स्क्वायर। एनर्जी को तो लिख लो y, और n स्क्वायर को अगर लिखूं x, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ आ गया। तो बताओ ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपने ग्राफ ऐसा बना दिया तो आप गलत हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का साइन कैसा है, साथ में नेगेटिव। मेरे दोस्त बनेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन वो पॉजिटिव रीजन में नहीं बनेगा, किधर बनेगा, नेगेटिव, यानी आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। समझ रहे हैं, इसी की जस्ट मिरर इमेज होगी, ये आपके ग्राफ का नेचर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दें, जब आप टोटल एनर्जी और ये ग्राफ्स बना रहे हो तो नेगेटिव साइन की वजह से ग्राफ्स आपके नेगेटिव रीजन के अंदर ही बनेंगे। ऐसे ही अगर आप एनर्जी, टोटल एनर्जी वर्सेस 1/n स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो भी कौन से रीजन में बनेगा, नेगेटिव रीजन में बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एक छोटा सा नेगेटिव साइन आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकता है, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। सही ना, कर लेंगे। चलिए अभी हमने z को कांस्टेंट रखा था, इस बार क्या कर लेते हैं, n को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक। तो कीपिंग n कांस्टेंट, अब बताओ जब हम n को कांस्टेंट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन लिखो वापस से, en इक्वल टू क्या बन जाएगा, -13.6 बाय n स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और इस बार टर्म आएगा z स्क्वायर का आएगा। तो आप देखो अगर आप एनर्जी और z के बीच में ग्राफ बनाओ, तो फिर से देखो नेगेटिव साइन है ना, तो बनेगा नीचे बनेगा, और नीचे भी ग्राफ क्या बनेगा, एनर्जी वेरिएबल है z, तो y इक्वल टू -kx स्क्वायर, y इक्वल टू -kx स्क्वायर एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का इक्वेशन हो गया, बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप z की जगह वेरिएबल ले लो z स्क्वायर, तो देखो एनर्जी और z स्क्वायर में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बताओ वो ग्राफ कैसा बनेगा, अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा विद नेगेटिव स्लोप, और इसकी स्लोप 13.6 बाय n स्क्वायर के इक्वल होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये तो थे टोटल एनर्जी के ग्राफ। अब अगर यहीं पर हम काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ बनाना शुरू करें तो फिर गेम चेंज हो सकता है। गेम कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखना, ऐसा करो, मैं यहीं पे बनाता हूं ग्राफ, है ना, जगह कम पड़ जाएगी। ये कॉपी कर ली क्या आपने, जल्दी से कॉपी करो तो इनको आप, हो गया है ना। फिर मेरे को फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। तो आप ये कॉपी कर लो आपकी कॉपी में। अब दूसरा हेडिंग डालो आप, हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में क्या होगा, हमने सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। तो अब जो के का फॉर्मूला होगा वो +13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर बन जाएगा। हाँ समझ गए आप, समझदार हो, एक बात है। चलो वो तो मुझे पता था कि आप समझदार हो, इस पे तो कोई शक ही नहीं है, तभी तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, मजाक करते रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कीपिंग z कांस्टेंट। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब फिर से वही ग्राफ्स अगर आप बनाएं तो देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z कांस्टेंट रखा है, एक ग्राफ तो बनाए हम n स्क्वायर के बीच में, तो k और n स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इस बार नेगेटिव साइन नहीं है
तो जो आप ग्राफ नॉर्मल बनाते हो वही आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो जब आप इनके ग्राफ्स बना रहे हैं तो साइंस के ऊपर जरूर फोकस करें, यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/n² में ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, ये हम थोड़ा डैश लाइन बनाएंगे, वो पिछले ग्राफ में बना लेना, क्योंकि 1/n² के जीरो होने का मतलब है n की वैल्यू इनफाइनाइट होना है ना, इसलिए हम डैश लाइन बनाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं कीपिंग n कांस्टेंट, जब आप n को कांस्टेंट करोगे तो फिर आप दो ग्राफ बना सकते हो, एक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z, तो वो ग्राफ आपका पैराबोला बनेगा, है ना, अपवर्ड ओपनिंग। और दूसरा ग्राफ आप बना सकते हो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस z², और बताओ वो ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ रहे हैं? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ्स प्लॉट करने आने चाहिए। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ सेम नेचर के बनेंगे क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है, बस टोटल एनर्जी में 13.6 आता है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 27.2 आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ पॉजिटिव साइन की वजह से उनके अपोजिट नेचर के बनेंगे। ठीक, तो ये थी किसी भी nth बोर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करना, उसकी टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तीनों को हमें कैलकुलेट करना होता है। और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो होती है अलग अलग एनर्जी लेवल के एनर्जी वैल्यूज़, जो मैं आपको यूज़ करवा के ही याद करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा स्ट्रेस उनके ऊपर देना ही होगा। चलिए इतना कुछ सीखने के बाद क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, या एक टॉपिक और कवर करते हैं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक टर्म सिखाऊं, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर ना आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो आपके कई बार काम में आता है। तो आपने कॉपी कर लिया? चलिए, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम लोग शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। एक दो छोटे छोटे टॉपिक कवर कर ले हम, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें, हेडिंग डालें आप, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना भी ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो आप देखो, हाइड्रोजन के अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, n = 1 होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एक न्यूट्रल एटम से या किसी भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन n = 1 पर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ना, मतलब अभी ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। जब आप इसे बाहर निकाल दोगे तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गया, अब न्यूक्लियस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलता है, जब आप उसे कहां भेज देते हो, इनफाइनाइट। कहां भेज देते हो, इनफाइनाइट पर। तो इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से उठाकर इनफाइनाइट पर भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट शेल में होगा, तो उसका फर्स्ट शेल ही क्या होगा, उसका वैलेंस शेल भी होगा, है ना। सो हम यहाँ पर एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of an atom। एक चीज। सेकेंड चीज, सिंस हाइड्रोजन कंटेन्स, हम ये जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड है। सिंस हाइड्रोजन एटम्स consist of only one electron which is present in first shell, so the transition corresponding to ionization energy will be
फ्रॉम 1 टू क्या होगा इनफाइनाइट, यानी आप फर्स्ट शेल से कहां पर जाओगे, इनफाइनाइट पर जाओगे। तो आप ध्यान देना, अभी आपने थोड़ी देर पहले चीज पढ़ी, एक हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। बताओ एक हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर होती है। इसको आपको उठा के कहां पर भेजना है, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर भेजना है। बताओ n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब लोअर शेल से हायर शेल जा रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर होगी। तो बताओ ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस दिस, तो वैल्यू बन जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है दो है, एक आयनाइजेशन एनर्जी करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन क्या होगा, 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं, उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होगा। तो 1 से निकालकर इन्फिनिटी पे भेजने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसी को हम इसकी क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक, तो अब दूसरी चीज जो याद रखने की वो सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम वो किसके इक्वल है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये फिगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। हाँ, मैग्नीट्यूड सिर्फ है ना, साइन तो हम देख लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इसको उल्टा भी याद रखें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है तो आपको उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पता है, या फिर अगर आपको किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी पता है तो आपको उसके फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझसे कोई कहे कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है, मान लो उसने मुझसे बोल दिया कुछ लेट्स से 52.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बताओ हाइड्रोजन लाइक स्पीसी कौन सी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसी की आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी है। अगर आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसी की आयनाइजेशन एनर्जी पता है, मतलब आपको उसके फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो आप इस चीज को, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी है तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी मिल जाएगी। और किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये इसे 54.4 कर लो इसको यार, तो ये 4 टाइम्स उड़ा रहा है। जेड स्क्वायर अगर 4 है तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयनाइजेशन एनर्जी बताते ही इसीलिए आपको कि जब इनको यूज करते तो उल्टा यूज किया जाता है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता है इसका मतलब आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, एक चीज। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से यहां पर देखें, दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी है, मैंने क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज फॉर 1 एटम। अगर आपको 1 मोल के लिए निकालनी हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमने कन्वर्जन सीखा था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 96 किलो जूल पर मोल होता है। तो अगर आप इसे पर मोल में लिखना चाहते हो तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल में कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 96 किलो जूल पर मोल। ऑल्दो ये कन्वर्जन आपके कभी काम ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हम जो वैल्यू लिख रहे हैं ये एक एटम के लिए है। अगर आपको बाई चांस 1 मोल के लिए निकालनी पड़े तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है, 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का फंडा हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। चलिए, अब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमने डिस्कस की है, तो एक तो छोटे छोटे टर्म है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ सारी चीजें करेंगे। आपने कॉपी कर लिया, नहीं किया, जल्दी करो। हो गया। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद मैं आपसे बात करता हूं एक और टर्म की, जिसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और एक टर्म और यूज करूंगा, एक्साइटेशन एनर्जी। बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए, कहीं आपको लिखा हुआ मिल गया तो आप परेशान ना हो। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पहले डिस्कस करते हैं।
देखो आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल भी होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ शेल भी होता है। तो देखो हर शेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्शन फोर्स से बांध के रखता है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लो इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला गया, और अब जैसे उछल के यहाँ पहुंचा आपने इसको बाहर भेज दिया, तो बाहर भेजा तो देखो आपको थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने के लिए कुछ और एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई फर्स्ट शेल से जो दोगे वो तो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, है ना। थर्ड से निकाला, फोर्थ से। तो अगर आप किसी भी गिवन शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहली चीज बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a given एनर्जी शेल। तो किसी भी एक गिवन एनर्जी शेल से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखो निकालोगे तो वापस इनफाइनाइट पर भेजोगे, तो जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसी शेल की एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी जिस शेल से आप बाहर निकाल रहे हो। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, 13.6 इंटू Z²/n²। और अगर आप ध्यान से देखें, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, जब आप फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। कर सकते हैं ना, आसान है। चलिए, तो फर्स्ट से निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी, और किसी और से निकालोगे तो हम उसको उसकी बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो। तीसरी चीज, एक और टर्म होता है एक्साइटेशन एनर्जी। लिखवा नहीं रहा हूं, यूं समझा रहा हूं, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन सेकंड पर है, मान लो ये फर्स्ट पर है, अभी फर्स्ट से एक्साइट होकर 3 पर चला गया, तो फर्स्ट से एक्साइट होकर 3 पर गया तो बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हाइड्रोजन के लिए। बस अभी तक याद नहीं किया आपने, कितना देना पड़ेगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखाया था ना। तो जो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन 1 से 3 पर गया तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट शेल टू थर्ड शेल। जब वो थर्ड से फर्स्ट आएगा तो उसे हम डी एक्साइटेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो ये आपको एनर्जी से खेलना आना चाहिए, छोटी छोटी एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती हैं, कैसे डील करते हैं, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चंस की, तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं जो भी हमने सीखा उनको हम कैसे अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें आपका पहला क्वेश्चन, अब सब कुछ मिक्स होने वाला है। कह रहे थे रेडियस ऑफ 2 बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन द रेशियो 4:9। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। चलिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, अच्छा एक ही हाइड्रोजन एटम, उसके 2 ऑर्बिट हैं जिनकी रेडियस का रेशियो है 4:9। एनर्जी डिफरेंस निकालना उनके बीच में। तो देखें रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, n² के, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ले लिया है, एटम सेम है तो z भी सेम हो गया। तो R2/R1, तो Rn2 लिखो अपॉन Rn1। 2 एनर्जी शेल्स हैं जिनकी रेडियस का रेशियो है 4/9। तो देखो n2/n1² की वैल्यू कितनी हो गई, 4/9। तो यहां से आप n2/n1 का रेशियो निकाल लो, सही है क्या। तो n2/n1 का रेशियो कितना हो गया, 2/3, है ना। 4 का रूट 2, 9 का 3। अब आपके पास एक आंसर आपको दिख रहा होगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको और क्रॉस चेक करना चाहिए, इसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं पहले बोला था, लास्ट क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ये रेशियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि n1 की वैल्यू, कुछ गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। देखो बड़ा शेल n2 लेते हैं ना अपन, तो ये 9/4 लिखो, क्योंकि बड़े शेल की रेडियस क्या होगी, ज्यादा। तो उसने 4:9 छोटे वाले और बड़े वाले का दिया है, हमने उल्टा लिख लिया है। तो n2 की वैल्यू 3 आएगी और n1 की वैल्यू 2 आएगी, है ना। n2 मतलब ऊपर वाला शेल, तो उसके लिए n2 ज्यादा ही होगा, और n1 नीचे वाला शेल। तो
इसका मतलब ये नहीं कि n1 के लिए 2 हो गई और n2 के लिए 3 हो गई। हाँ, एक केस है कि n1 2 हो सकता है, n2 3 हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि n2 हो गया हो 6 और n1 रह जाए 4। तो देखो 6:4 भी 3:2 आता है ना। ऐसे ही मान लो ये बन गया 9, ये बन गया 6, तो बहुत सारे शेल हो सकते हैं। तो अभी तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप 2 और 3 से निकालो, तो 2 और 3 के बीच का गैप कितना होता है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक आंसर तो ये सही है। दूसरा आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 3 का गैप होता है 3.4, तो आपको डिफरेंस से निकालना पड़ेगा। तो आप और क्रॉस चेक कर सकते हो चाहो तो कि 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो फोर्थ शेल की एनर्जी तो कितनी हो जाती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 6 शेल की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, वो याद नहीं है अपने को, अपॉन 36। तो आप देखो 36 इंटू 5 होता है 180, 36 इंटू 4 144, तो 36 इंटू 3 आएगा 108, है ना। तो 136 में से 108 गया, 28 बचेगा 0, तो एक तो आ गया 0.3 है ना। तो 0.03 कर लो इसको, 0.03 और 280 आ गया ना, तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ये मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 मान लो, तो 0.037 आएगी। तो E4 माइनस E6 निकालो, 8.85 में से 0.037 को गायब करो, तो ये 3, 1 और 8, 0.813। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। और एक और आ रहा है, देखो मैंने बोला आपसे मल्टीपल चॉइस हो सकता है, तो आपको एक और ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अपना, ये 0.472 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए आप, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, 13.6 अपॉन 36, इसको आप कैलकुलेट कर लो एक बार, आ जाएगा पॉइंट आएगा तो 037 ही, तो 0.85। तो ये आंसर नहीं हो सकता। और पॉसिबिलिटी देखो, और कौन कौन सा हो सकता है, 6-4 नहीं हो सकता, 3-2 में कौन आएगा आपका, 9 और 4 भी आएगा। तो 9 और 4 का डिफरेंस नहीं, मतलब हमने एक और देखा था ना, कौन सा आ सकता है, 9 हो जाए ये और 6 हो जाए ये, तो E9 बाई E6 निकालो। अब उसके लिए आपको ना कैलकुलेट ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो E9 माइनस E6 अगर मैं निकालूं, तो E9 की एनर्जी हो जाएगी -13.6 अपॉन 9 स्क्वायर, और E6 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 13.6 अपॉन 6 स्क्वायर। तो यहां से आप 13.6 को तो कर लो कॉमन, सही है ना। ये बनेगा 1/36 माइनस 1/81। तो ये तो वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी होगी, क्या बनेगा 13.6 इंटू 81 माइनस 36 अपॉन 36 इंटू 81। तो निकालें आप वैल्यूज आप निकालने चलोगे, तो ये हो गया 13.65, 7 में 3 गया 4, 45 अपॉन 36 इंटू 81, ठीक है। तो देखो 9 5 45, 9 4 36, एक तो बन गया 5/4, 4 से आप इसे उड़ाओ तो 4 3 12 और 4 4 16, 3.4 इंटू 5 0, 17 अपॉन 81, सही ना। तो अब 17 में 81 से डिवाइड करो आप, तो 0.03 तो हो गया 242, तो 162 आएगा, तो 0.2 के आसपास आएगा। इसका मतलब आंसर 6-4 के आसपास ही होना चाहिए, हमने यहाँ मिस्टेक की है कुछ ना कुछ। चलो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 और 4 वाला केस। तो 6 और 4 वाले केस में क्या बनेगा भाई, अगर आप E6 माइनस E4 निकालो, E6 बन जाएगा -13.6 अपॉन 36, 6 का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ऐसे 13.6 कॉमन कर लो, 1/16 प्लस 1/36, तो सॉरी -1/36 इधर गया, तो बनेगा 36 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 36, सही क्या। 36 में से 16 गया तो ये बचेगा 20, ठीक। अब सॉल्व करो, 4 से अगर आप इसे उड़ाओ तो ये 4 4 16 और ये बनेगा वही 3.4, तो 3.4 से 0 उड़ाओ 34 बन गया, ये बन गया 68 अपॉन 4 इंटू 36, सही है। तो 17 4
68 होता है, तो ये 17 गया। अब देखो 17/36, तो 17 में आप 36 से डिवाइड करो तो 0.0, देखो ये 4, यही आंसर आएगा। तो एक अपने पास होगा 6 और 4, एक होगा अपने पास 2 और 3। तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी कहीं ना कहीं, इसलिए गलत आ रहा था। तो दो करेक्ट आंसर है अपना, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर डी। तो आप ध्यान दें, अगर सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन है तब तो ए के आंसर दिख जाएगा आपको डायरेक्ट, लेकिन अगर मल्टीपल है तो कई लोग इसी को मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है और आंसर टिक करके आते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा कि 2 और 3 तो रेशियो है, तो ये n1 2 और 3 भी हो सकता है, ये 6 और 4 भी हो सकता है, ये आपका 9 और 6 भी हो सकता है, और आगे भी आप बढ़ सकते हो और उससे अपने एनर्जी लेवल्स की वैल्यूज चेक कर सकते हो। कर सकते हैं ना। चलिए इसी बात पर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप सॉल्व करेंगे, आप इसे कॉपी भी कर लें और इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर लें। चलिए करें डिस्कस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन विल बी। अब आप देखो, अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की 13.6, तो लिथियम के फर्स्ट शेल की हो जाएगी 13.6 इंटू Z² यानी 9 होगा। फिर अगले शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4 इंटू 9। अगले शेल की क्या हो जाएगी, -1.51 इंटू 9। उसके अगले शेल की -0.85 इंटू 9। उसके अगले शेल की -0.54 इंटू 9। और इस तरह आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो देखो, जब आप 9th शेल में पहुंच जाओगे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू Z²/n²। होता है नहीं होता है। तो आप लिथियम के लिए हो तो Z के लिए तो हो गई 3। तो जब n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, n = 3, तो देखो 3² से 3² कैंसिल, 13.6 आ जाएगा, ये वैल्यू पॉसिबल है। अब जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, आप मान लो 3 का स्क्वायर है ना ये, तो 6 हो जाएगी। तो देखो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 9 4 जा 36, तब वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप अभी 13.6 पर हो, इंटू Z की वैल्यू है 9 अपॉन, जब आपका n होगा कितना, ये आप मान लो 30.6 वैल्यू जब आपको चाहिए, तो -30.6 कब आएगा, जब आपके n की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो देखो 9 6 जा 54 4 5, तो आएगा 112.4। अभी आएगा 20। तो देखो यही वैल्यू दिख रही है मुझे, तो 9 4 जा कितना हो गया 36, 3 9 3 जा 27 एंड 3 30.6। देखो सेकंड शेल की एनर्जी इतनी आ रही है। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कर सकते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। ओहो, ये तो दिक्कत हो गई ना, आंसर अपने को पहले से पता लगा। चलो ठीक है, छोड़ो आंसर, हम आंसर के पीछे नहीं भागते हैं, कंसेप्ट को देखें आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज x किलो जूल। एक हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी x किलो जूल दे दी, जो मैं आपको सिखा रहा था इतनी देर से, वो यूज करेंगे। अगर एक हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी x किलो जूल है, मतलब उस हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, -x किलो जूल। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में क्लिक ही यही चीज करनी चाहिए। कर गई? अब क्या कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट विल बी। तो देखो आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है -x, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू Z²/n²। तो बताओ सेकेंड शेल की एनर्जी कितनी होगी, -x/4। बताओ थर्ड शेल की एनर्जी कितनी होगी, -x/9 एंड सो ऑन चलता रहेगा, क्योंकि एटम तो सेम है। अब आपको सेकंड से थर्ड जाना है, तो बताओ सेकंड से थर्ड का गैप किसके इक्वल होगा, E3 - E2। E3 की वैल्यू -x/9 माइनस प्लस x/4। 36 एलसीएम आ गया, -4 + 9, आंसर कितना हो जाएगा 5x/36।
कर सकते हैं। तो ये आयन एनर्जी का छोटा छोटा एप्लीकेशंस हैं। अभी क्या होगा, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्लब करके ही हम क्या बना लेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन भी फॉर्म कर लेंगे। कर सकते हैं, आसान है ना? आसान है। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए ट्राई करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। हो गया? कंफ्यूज हो गए? ध्यान दो, बहुत आसान है। हो सकता है आपने इसमें मिस्टेक कर लियो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। कैसे आया? बहुत आसान। देखो, मैंने आपको प्रेशर जी का फॉर्मूला सिखाया, इसमें कुछ भी बोर्स मॉडल नहीं है। हमने डायरेक्ट भी किया था के Q1 Q2 अपॉन आर, तो विद साइन रखोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और ये जो आपका के है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0। याद है? नहीं है? कोई बात नहीं, आगे जब फिजिक्स पढ़ोगे ना वहाँ याद हो जाएगी। अभी आप देख के लिख लेना, इतना तो याद रख ही सकते हो वैसे, है ना? चलिए, Z कौन सा आइटम है? B3+, तो B के लिए Z कितना होता है? 4 इंटू ई स्क्वायर बाय आर। 4 से गया 4 माइनस ई स्क्वायर अपॉन πε0 आर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आसान था ना? चलिए मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, एक और क्वेश्चन आपके लिए। ये तो आसान है, अब आप ही कर दोगे। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ हाइपोथेटिकल एटम is 16 वोल्ट, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, देन द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी। क्या कह रहा है कि आपको फर्स्ट शेल की आयनेशन एनर्जी पता है। भाई देखो, आयनेशन एनर्जी पता है मतलब आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, तो वो कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 16 वोल्ट। ये तो मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट शेल की एनर्जी पता लग गई। अब बोल रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि आप n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है आप इसको n इक्वल टू 2 में भेज रहे हो। तो देखें, एनर्जी होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी -16 है तो सेकेंड शेल की उसकी बाय 4 यानी -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 4 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी है। अगर आपको पोटेंशियल बताना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं ऐसे। देखें, और भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि कह रहा है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन इज कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कौन? इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, देन वो आपसे क्या कह रहा है? देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 plus ion will be। ठीक, क्या कह रहा है आपसे? हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का एक्सचेंज पोटेंशियल पता है, ठीक है। बोल रहा है Li2 प्लस के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो देखो n इक्वल टू 1 होती है ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है फर्स्ट एक्साइट स्टेट का आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर मान लो यहां पहुंचा, और जैसे ही यहां पहुंचा आपने इसको निकाल दिया। तो देखो, मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी सिखाई थी, उसी का कंसेप्ट है। आप इलेक्ट्रॉन को जिस शेल से बाहर निकाल रहे हो आपको उस शेल की एनर्जी बतानी है। यानी आपको लिथियम के Li2+, लिथियम के सेकेंड शेल की एनर्जी निकालनी है। तो याद करो, डायरेक्ट सिखाया था, हाइड्रोजन लाइक एटम के सेकेंड शेल की एनर्जी क्या होगी? -3.4 इंटू जेड स्क्वायर। तो जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 3.4 इंटू लिथियम का Z है 9। आंसर मिल जाएगा आपको 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे एनर्जीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी आप इनके ऊपर बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर हम
एनर्जीज के ऊपर बेस्ड कुछ और बहुत ही अच्छे और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से मिलेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ जी, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट से हमने मिल लिए हैं, उनको हमने डील करना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।